डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपका पीजीटी यानी प्रवक्ता, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान या सिविक से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। इससे संबंधित एक प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है और वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके विजिट करके देख लीजिए उसको। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन या प्रश्नों की जो भी श्रृंखला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो पुराने क्वेश्चन पेपर जो है उसी के आधार पर है, उसी पैटर्न पर है। आप देखेंगे तो आपको अवश्य अनुभव होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम बेहद नज़दीक है। उसी क्रम में हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा निम्न कारणों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल थी? तो देखिए, तो इसका आंसर होगा जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा है वो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व वाणिज्यिक क्रांति के फलस्वरूप या इसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ वह था। तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो आपके दैवी उत्पत्ति यानी राज्य के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन के लिए विकसित हुआ था। और इससे संबंधित आपके फेमस जो हैं हॉब्स है, लॉक है और रूसो है। ये तीनों ही बहुत प्रचलित या प्रसिद्ध आपके सामाजिक समझौता विचारक हैं। डियर स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को आपको जैसे ये भी फैक्ट आधारित है। पीजीटी का ज़्यादा आपका कंसेप्ट नहीं आता, वो मोस्टली इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत आपसे कंसेप्ट आधारित पूछ लिया जाता है। तो आप एक बार ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। 1 2 3 4 5 बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको उससे पता चल जाता है कि प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या है, कहाँ से यानी इसका सिलेबस कहाँ तक है, कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या रिपीटेड हो रहे हैं। इसमें भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। और रिपीटेड क्वेश्चन आपको कभी भी किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर गलत होते हैं तो आप मेरिट में पीछे रह जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये आपका मैचिंग है, एक तरफ राइटर्स हैं उनसे संबंधित पुस्तकें हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक, तो रॉबर्ट नॉजिक की जो फेमस पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया यानी पहले का 3 होगा। D.L. हॉबमैन, तो D.L. हॉबमैन की पुस्तक है द वेलफेयर स्टेट यानी दूसरा होगा। टिटमस, जो आपके टिटमस हैं इनकी पुस्तक का नाम है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट यानी पहले का, तीसरे का पहला। और बचिया अलेक्जेंडर दी एंटीबीज, इनकी लास्ट वाला बच्चा यानी डी का चौथा होगा। इस हिसाब से आंसर आपका होगा तीसरे का बी होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह थी? तुलनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति या मनोवैज्ञानिक पद्धति या सुदेश्यपरक या टेलीलॉजिकल बोलते हैं इसको। तो ये जो अरस्तु के द्वारा जो राज्य का उत्पत्ति का जो वर्णन किया गया, जो सिद्धांत दिया गया वो सुदेश्यपरक पद्धति थी या टेलीलॉजिकल पद्धति थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी मैचिंग है। हॉब्स, तो आपको पता है कि जो आपका हॉब्स किससे संबंधित है? राजनीतिक संविदा सिद्धांत से संबंधित है। ओपेनहाइमर जो है आपके शक्ति सिद्धांत से संबंधित हैं, यानी ओपेनहाइमर यानी शक्ति सिद्धांत से। सर हेनरी मैन पितृमूलक सिद्धांत से संबंधित हैं और जेम्स प्रथम दैवी सिद्धांत से संबंधित हैं। इस हिसाब से आपका आंसर होगा 5वें का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है या राज्य स्वाभाविक और आवश्यक है या राज्य की प्रकृति सावयवी है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस सामाजिक समझौता दार्शनिक ने प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौते का प्रतिपादन किया वह था? तो वह आपका लॉक था। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही होगा, लॉक। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविदावादी विचारकों में कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? तो लॉक मानता है, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुलवादी विचारक सामान्यतः राज्य को मानते हैं। तो जितने भी आपके प्लुरलिस्ट हैं या बहुलवादी विचारक हैं वो राज्य को समुदायों का समुदाय या इसको संवासों का संवास मानते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन किसका है? और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा C.E. वॉन या प्रोफेसर वॉन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। निम्न में से किसने यह विचार व्यक्त किया? यह विचार व्यक्त करने वाले आपके हेराल्ड जोसेफ लास्की हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो देखिए, तो इस वक्तव्य में आपका सही है, हॉब्स और रूसो दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन संप्रभुता युक्त है? तो संप्रभुता युक्त आपका एक संघात्मक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14, लॉक द्वारा निरूपित प्राकृतिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अन्य सबको आत्मसात करने वाला कौन सा अधिकार है? तो ये आपका संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है। यानी किस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में, जैसा कि भारत लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है कि अधिकार किसी राज्य किसी समाज की प्रथाओं एवं परंपराओं का परिष्कृत रूप है? तो यह अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत में ये माना गया है कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं एवं सामाजिक परंपराओं का परिष्कृत रूप है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसने समानता के विधिक आयाम की व्याख्या करने के लिए विधिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट बार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखिए, हीगल, कांट, ब्रैकले या बुसांकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को ये भी मैच करना है। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुस्तक है। तो हेरोल्ड पॉटर की पुस्तक का नाम है द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी ऑप्शन 2 सही होगा, ए का 2। डेविड मिलर, तो डेविड मिलर की पुस्तक का नाम है सोशल जस्टिस। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बुक है और राइटर है। बी का ऑप्शन होगा 3। C.K. एलन, तो C.K. एलन की पुस्तक का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस। और जॉन रॉल्स की पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई। आपको जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम हमेशा याद रखना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र कहाँ तक है या कहाँ तक वो अपना राज्य कार्यक्षेत्र कहाँ तक विस्तारित है? तो ऑप्शन देखिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है, या न्याय प्रशासन और बाह्य आक्रमण से रक्षा करना भी इसमें शामिल की जा सकती है, या इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल किए जा सकते हैं, सामाजिक सुधार को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो बाकी तीनों सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं और चौथा गलत है। इस हिसाब से आपका आंसर होगा 1 2 3, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा था? ये कथन आपका जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो किसी साध्य के लिए एक साधन है। ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य का कार्य सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, यह कथन किसका है? तो राज्य के कार्य जो है सजीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, तो इसके ये जितने आपके आदर्शवादी हैं या प्रत्ययवादी हैं इनका कहना है कि राज्य का उतना कार्य है कि जहाँ उसके सदजीवन यानी अच्छे जीवन के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं उनको दूर करना राज्य का काम है, तो ये आदर्शवादी और प्रत्ययवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते हैं परंतु इनमें से एक अपवाद है, तो अपवाद कौन सा है? तो राज्य को बुराई मानने वाले उदारवाद हैं, अधिकतावाद हैं और मार्क्सवाद हैं। तो राज्य को बुराई नहीं मानते हैं, आदर्श मानते हैं कौन? प्रत्ययवादी और आदर्शवाद, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ये राज्य को अच्छा ही मानते हैं, आदर्शवादी जितने राज्य को आवश्यक एवं अच्छा ही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मार्क्स राज्य को मानता था, तो मार्क्स राज्य को वो एक वर्ग का हथियार जो पूंजीपति वर्ग का हथियार मानता था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह कल्पना की थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा? किसने कहा था? बेहद महत्वपूर्ण को उठाइए, किसने कहा कि राज्य अंततः विघटित हो जाएगा? तो ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसने श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि किस पुस्तक में उसने अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की या अपने साम्यवाद की व्याख्या की, या किस पुस्तक में वो कहता है कि मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सर्वत्र है। ये सब चीज़ें आपको याद करना होगा किस पुस्तक में कौन सा वो सिद्धांत देता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। कार्ल मार्क्स इस पुस्तक में श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णयकारी भूमिका अदा की है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा संपत्ति, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, परिवार की उत्पत्ति, निजी संपत्ति एवं राज्य नामक पुस्तक किस विचारक ने लिखी? तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेडरिक एंजल, ऑप्शन डी सही होगा। एंजल जो लिखता है परिवार की उत्पत्ति एंड ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट नामक वो पुस्तक लिखता है, उसी पुस्तक है, एंजल्स की पुस्तक है ये। क्वेश्चन नंबर, ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये मार्क्स की रचना नहीं है, कई लोग इसे मार्क्स की रचना समझ लेते हैं, बल्कि ये एंजल्स की रचना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है? तो गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प आपका सर्वोदय है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार में जे.एस. मिल प्रतिपादित करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो मिल की पुस्तक है उसमें किस विचार को प्रतिपादित करता है? तो देखिए, मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो पढ़ लिख सकते हैं, तो उन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान है, इसकी बात का भी वो समर्थन करता है। ऑप्शन बी, मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा नहीं होना चाहिए, वो खुले मतदान की बात करता है, ये भी कथन सही है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, ये मिल आपका भारित मतदान की भी बात करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों की वकालत करता है वो अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एक राजनीतिक सदन और एक औद्योगिक सदन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा? ये कथन आपका, ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिडनी वर्बा एवं ब्रिटिश वेल। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किन दलों को आजकल वामपंथी दल कहा जाता है? भारतीय साम्यवादी दल या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो इसका आंसर होगा जो वामपंथी दल है आपके, एक तो भारतीय साम्यवादी दल है यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, फिर है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक है, और फिर क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी है। इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 145। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि लॉबिंग की कार्यशैली जो है प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह के द्वारा अपनाई जाती है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, संवैधानिक शासन का अर्थ
है। क्या है संवैधानिक शासन का अर्थ? तो संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, सही है। विधि का शासन भी होना चाहिए, सही है। नागरिक अधिकार हो उसमें, ये भी सही। और लिमिटेड गवर्नमेंट यानी सीमित शासन हो, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसके चारों ऑप्शन सही है, यानी 1 2 3 4, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित देश समूहों में किस देश समूह के देशों के संविधान एकात्मक हैं, यानी कौन किस किस देश में संविधान एकात्मक है, आपको उसको चूज करना है। तो एकात्मक संविधान वाले जो देश हैं आपके, एक तो ग्रेट ब्रिटेन है और चीन है और फ्रांस है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कोड की सहायता से उन विशेषताओं को चयन करना है। देखिए, लिखित और दुष्परिवर्तनशील संविधान, ये कथन ये भी सही है आपका। संघीय संविधान की केंद्र और संवैधानिक इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये भी सही है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, ये नहीं है। और द्विसदनी राष्ट्रीय विधानमंडल, ये आपका सही है। तो ऑप्शन 1 2 4 सही होगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अध्यक्षीय प्रणाली का कार्य सिद्धांत है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए इसको। तो जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की जो कार्य सिद्धांत है, किस आधार पर करता है? शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का मिश्रण या सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का विभाजन। तो जो आपका अध्यक्षात्मक प्रणाली जो है वो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है कि, तो उसका प्रमुख गुण क्या है कि यह कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है, यानी कार्यपालिका उसमें सरकार सुनिश्चित रहती है, जितने साल तक के लिए उसका निर्वाचन था उतने साल तक अपना कार्य करते, बीच में उसका विघटन नहीं संभव है। क्वेश्चन नंबर 41। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार क्या है? तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भेद करने का मूल आधार आपका विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक एवं राजस्व संबंधी मामलों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकती थी? तो ये आपको सभी को पता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है, तो परिणाम यह होगा, तो क्या परिणाम होगा? तो उस विधेयक का परित्याग करना होगा और कोई परिणाम सरकार नहीं गिरेगी। संविधान संशोधन में अगर पारित विधेयक पारित नहीं होता तो उसमें सरकार के किसी प्रकार की खतरा नहीं होती है, वो आम विधेयक पर होता है, न कि संविधान संशोधन विधेयक पर। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, उस विधेयक को परित्याग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने का विधिक आधार निम्न में से कौन सा था? तो आप सभी को पता है सन 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें साफ साफ कह दिया गया था, इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया था कि भारतीय संविधान सभा जो भी कानून बनाएगी वो भारत पर लागू होगा। तो एक और चीज़ इसमें है, कैबिनेट मिशन योजना के परिणाम स्वरूप संविधान सभा को गठित करने का सुझाव दिया गया था, किंतु इसका विधिक आधार यानी कानूनी आधार जो था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ही निहित था। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? यानी कहने की मतलब ये है, प्रश्न इसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान है सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए गए हैं? तो आप सभी को पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे ज़्यादा धाराएं हैं, लगभग 2/3 जिसका 10 धाराएं आपसे 1935 से भारतीय संविधान में शामिल कर ली गई, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? याद रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जब प्रश्न पूछे तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 होगा, लेकिन जनरली बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को उद्बोधन से पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन 47 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है?
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं देश के शासन व्यवस्था के मूलभूत महत्व के हैं, सही है। न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते, ये भी सही है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें, ये कथन भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। ये भी मैच करना है। विचारक हैं और उनसे नीति निर्देशक सिद्धांतों पर इनके विचार क्या हैं। तो पाणिक्कर साहब क्या कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। अंबेडकर ने क्या कहा, आर्थिक लोकतंत्र बोलते हैं किनको, चौथा सही होगा। अंबेडकर नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक लोकतंत्र बोलते हैं। और जो आपके BN राव हैं नैतिक अनुदेश बोलते हैं, ऑप्शन सी का दूसरा। और बच गए आइवर जेनिंग, सर आइवर जेनिंग ये क्या कहते हैं, पूर्ण आकांक्षा बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए डी सही होगा। 48 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का विस्तार निम्न प्रकार किया गया है। तो मानव का व्यापार में बिगाड़ का निषेध सही है। खतरनाक व्यवसाय में बाल श्रम का निषेध ये भी सही है, यानी उपरोक्त ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है। तो 1/6 होता है राज्यपाल द्वारा। वहाँ राज्यपाल द्वारा विधान परिषदों में कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग मनोनीत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में दी गई है वह है बेहद आसान सा भाग 4 अनुच्छेद 51 का, यानी 51 ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर दिया गया है। तो यदि राष्ट्रपति का यह मत है कि सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तब ध्यान रहे ये जो आपका अनुच्छेद 333 इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। अब भारतीय संसद में लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं कर सकते, उनकी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो तब कौन राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप सभी को पता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति पद धारण करेगा, और उसके बाद भी उपराष्ट्रपति न हो तो भारत का पद धारण करके भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी जो भी सीनियर जज हो, यानी CJI या हो या सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम सदस्यों को इस पद को धारण करेंगे, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सादृश्य नहीं है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या दोनों समानता नहीं, शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध ये सही है, दोनों के लिए है। मंत्रिपरिषद के परामर्श अपने कार्यों का निष्पादन ये भी सही है। न तो संसद और न किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य चुना ये भी सही है। महाभियोग की प्रक्रिया ये सही नहीं है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग करते हैं, और जो आपका राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति उसको स्वयं हटा सकता है, उस पर किसी प्रकार का महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था। तो आप सभी को पता है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह उस समय राज्यसभा की सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 56, जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है। तो आप सभी को पता है कि जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार संविधान का अनुच्छेद 32 है। क्वेश्चन नंबर 57 है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का अर्थ क्या है। तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का अर्थ है न्यायालय के समक्ष प्रेषित मामलों में यह परीक्षण करने का अधिकार की विवादग्रस्त कानून या कारणीय कृत्य संविधान के अनुरूप है कि नहीं, इसी को ही न्यायिक समीक्षा की अवधारणा या संज्ञा दी जाती है कि विधायिका द्वारा जो निर्मित कानून है वो संविधान के अनुरूप या उसके संविधान सम्मत है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन या केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता,
क्षेत्रीय दलों का उदय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 क्षेत्रीय दलों का उदय नहीं है, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। आपको भी राज्य सूची के कुछ विषय, संघ सूची और समवर्ती सूची के कुछ विषय आपको हमेशा याद रखे रहना चाहिए कौन सा विषय किस सूची में है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पूछ रहा है कि कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो आपसे पता है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है किसका। स्थानीय स्वशासन का सही है, प्रतिनिधिमूलक शासन का सही है, जनवादी लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नहीं। तो ऑप्शन 1 नोट बी यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय शक्तियों के प्रसार में मुख्य कारक रहा है। तो आप सभी को पता है कि जो वहाँ की अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत है ये उसकी संघीय शक्तियों में प्रसार में मुख्य कारण है, क्योंकि जो विषय के संघ सूची में वर्णित है और जो विषय राज्य सूची में वर्णित है और जो विषय इन दोनों में वर्णित नहीं है उसमें जो अधिकार है वो केवल संघ के पास है। इस वजह से अमेरिका की संघीय शक्ति में प्रसार या इजाफा अत्यधिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 है, न्यायिक निरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करते हुए अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक अवैध घोषित कर दिया है। कौन कौन से? अनेक कांग्रेस द्वारा पारित कानून, राष्ट्रपति द्वारा जारी अनेक घोषणाएं, कुछ संवैधानिक संशोधन या उपरोक्त सभी। तो केवल ऑप्शन 1 यानी कांग्रेस द्वारा पारित कानून या राष्ट्रपति द्वारा जारी अनेक घोषणाएं, ये दोनों को अवैध घोषित किया। तो ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत व अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सामान्य गुणों का चयन निम्न सूची में से कीजिए। पहला है, भारतीय और अमेरिकी दोनों संविधान लिखित और पूर्णतः दुष्परिवर्तनशील हैं, या दोनों में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे का प्रावधान है। दोनों में यह प्रावधान है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होंगी। दोनों में न्यायिक निरीक्षण का प्रावधान है। दोनों में राष्ट्रीय विधायिका के उच्च सदन में संघातरित राज्यों के समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। आइए अब चूज कीजिए। इसमें केवल ऑप्शन 1, 2, 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। किसके लिए? तो ये आपका सार्वजनिक लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी के लिए वो परीक्षक एक मित्र है, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? तो यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ये विचार व्यक्त किया कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? ये कथन आपका वाल्टर लिपमैन का है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आमंड के हित अभिव्यक्ति करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो आपकी प्रजातीय संरचना है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत अधिक बुद्धिसंगत एवं वैज्ञानिक है? तो आपका ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को हम सबसे संगत एवं वैज्ञानिक सिद्धांत मानते हैं राज्य की उत्पत्ति का। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, कि गार्नर राज्य के 4 तत्व बताता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो गार्नर राज्य के 4 तत्व बताते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। मानव अधिकार इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो संगठनात्मक उपागम आपका परंपरागत उपागम है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ये राजनीति विज्ञान का पिता जो है आपका अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 72, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना रहती है। ये उपरोक्त कथन आपका कौन किसके द्वारा कहा गया? तो डेविड स्टन के द्वारा कहा गया, क्योंकि इस ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। संप्रभुता राज्य द्वारा आदेश देने वाले निरंकुश एवं शाश्वत शक्ति है। ये प्रजा और नागरिकों पर विधि द्वारा अनियंत्रित सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता की परिभाषा निम्नलिखित में से किसके विचारों से मेल खाती है? ये जीन बोधा के विचारों से मेल खाती है, और जीन बोधा ही संप्रभुता के जनक माने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं है, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ राज्य नहीं होगा। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक का लेखक कौन है, इसमें से उपरोक्त उदाहरण लिया गया है। तो आप सभी पता है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन जो पुस्तक है V.I. लेनिन यानी लेनिन की रचना है। वो कहते हैं कि जब तक राज्य है तब तक स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 75, यह किसने कहा है, पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं है बल्कि मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उच्चतम उपज है। ये कथन आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे माना जाता है। तो आप सभी पता है सुकरात। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, यह किसने कहा है, मजदूरों के लिए खोने का कुछ भी नहीं है बल्कि उनकी जंजीरें ही टूटेंगी। विजय हेतु संसार उनका है, दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ। ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 78, एक विचारशील व्यक्ति पतित पशु होता है। तो आप सभी को पता है कथन जीन जैक रूसो का है, जे रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 79, समाजवाद उस टोप की तरह है जिसकी शक्ल ही बदल गई है क्योंकि हर व्यक्ति इसे पहनता या धारण करता है। ये कथन आपका CEM जोड का है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है। तो द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी उसकी रचना है, दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स की रचना है, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कार्ल मार्क्स की रचना है, लेकिन स्टेट एंड रिवॉल्यूशन ये लेनिन की रचना है, तो इसलिए ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का पुस्तक का जो लेखक है कौन है। तो आप सभी को पता है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स H.J. लास्की के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, राजनीति में व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता किसे माना जाता है। तो व्यवहारवादी आंदोलन का जो बौद्धिक पिता है चार्ल्स E. मेरियम है। ऑप्शन बी सही होगा। उनकी पुस्तक का नाम था न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि 1925 में रिलीज हुई या प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 83 है, डेविड स्टेन ने 1969 में अपने अध्यक्षीय भाषण में नूतन क्रांति का आह्वान करते हुए कौन सा बिंदु नहीं बताया। तो तकनीक से पूर्व सत्य है, व्यवहारवादी शोध यथार्थ को विस्मित न करें, ये भी सही है, उत्तर व्यवहार का कार्य विज्ञान के अवरोध को तोड़ना, ये भी सही है, और मूल्य पवित्र होते हैं, इस बात की नहीं करता, मूल्य निरपेक्ष होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है। तो आप सभी को पता है कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक आपके प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित बात किसने लिखी है, सिद्धांतों के बिना राजनीति, श्रम बिना धन, आत्मा के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा नहीं होती। ये कथन किसका है। तो आप सभी को पता है कि आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 86, यह किसके बारे में कहा गया है, असंतोष फैलाने वालों के अत्यंत खतरनाक अगुवाओं में एक एवं सचमुच में भारतीय शांति के जनक कौन है। ये किसके लिए, वैलेंटाइन सिरोल का कथन है कि किसको कहता है कि भारतीय शांति का जनक किसको कहते हैं, वैलेंटाइन सिरोल। तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं भारतीय शांति के जनक। क्वेश्चन नंबर 87 है, मैं समाजवादी हूँ, और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 1929 के लाहौर अधिवेशन जब चल रहा था उसी में उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया, विल टू पावर, सही है आपका। MK गांधी, हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, ये सही है आपका। और जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म ये उनकी रचना नहीं बल्कि ये राम मनोहर लोहिया की रचना है, तो ये आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नांकित के कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो जॉन रस्किन, ऑन टू द लास्ट सही है। जीवन सार्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी ये भी सही है। पामर एंड पार्किंसन इंटरनेशनल रिलेशन ये भी सही है। तो जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री ये गलत है आपका, ये रचना जो है राम मनोहर लोहिया की है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 है, साधन बीज की तरह होते हैं और साध्य वृक्ष की तरह। जो बीज और वृक्ष में संबंध है वही अनुलंघनीय संबंध साधन और साध्य में है। यह कथन किसका है, यह किसने कहा? तो ये कथन आपका M.K. गांधी का है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कुछ पुस्तकों की यहाँ एक सूची दी गई है। कौन सी पुस्तक रजनी कोठारी ने लिखी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया ही उनकी रचना है रजनी कोठारी की। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें क्या हो, जिसमें आपका लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योत है जिसमें हो व्यक्तिगत सत्ता का भाव, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन या श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही। तो लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था है जिसका आपका द्योतक हो। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये गड़बड़ है ऑप्शन के हिसाब से। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव है, सही है। संवैधानिक सरकार ये भी सही है। विधि के शासन ये भी सही है। तीनों ऑप्शन तो सही है। कि द्योतक नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो नहीं की जगह अगर नहीं होता तो श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही, इसको छोड़ दीजिए, डाउट में है। डाउट क्या, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नांकित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? लिखित संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, या सुदृढ़ न्यायपालिका, या प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। ए है, बी है, सी है, डी इसका नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, लुसियन पाइक की राय में राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम कदम कौन सा है? तो प्रथम कदम पर राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विषय है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नांकित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का तत्व नहीं है? तो संसदीय शासन प्रणाली का तत्व आपका कि मंत्रिमंडल राज्याध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, ये गलत है। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नांकित देशों में किसी एक में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, वह कौन सा देश है? तो ऑप्शन संसदीय शासन नहीं है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में, कनाडा में, लेकिन यूएसए में नहीं है। यहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किसने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किया? थॉमस हेयर ने इस पद्धति का प्रतिपादन किया और इसी को हम हेयर प्रणाली भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व विधि निम्नांकित में से किसको समुचित प्रतिनिधि प्रदान करने में सहायक है? तो अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधि प्रदान करने में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, राजनीतिक विकास का उदारवादी सिद्धांत निम्नांकित में से किस बिंदु पर अधिक बल देता है? राजनीतिक विकास एवं उदारवादी सिद्धांत निम्नांकित में से किस बिंदु पर अधिक बल देता है? तो संस्थाओं के संस्थीकरण पर बल देता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हुई? तो आपको पता है कि बांग्लादेश युद्ध के जस्ट बाद हुआ, तो 1971 हुआ। 1971 के दौरान सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि हुई। उसके बाद आपका बांग्लादेश हुआ जिसमें रूस ने सहयोग किया। क्वेश्चन नंबर 101, सार्क दक्षेश का गठन कब हुआ? यानी सार्क या दक्षेश का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 8 दिसंबर 1985 को। क्वेश्चन नंबर 102, असंगठना का विचार है यथार्थ आंदोलन है, इतिहास परिवर्तन लाने वाली बड़ी शक्ति है, यह किसने कहा? तो ये कथन आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। ऑप्शन सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, राज्य एक आवश्यक बला है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इसका समर्थन करती है? यानी राज्य आवश्यक बला है अर्थात राज्य आवश्यक बुराई है, ये कौन सी विचारधारा इस चीज़ का समर्थन करती है? तो ये व्यक्तिवादी विचारधारा कहती है। यानी जितने व्यक्तिवादी के हैं वो कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। क्वेश्चन नंबर 104, उदारवाद का निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु से अभिप्राय नहीं है। तो किससे इसका अभिप्राय नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अभिप्राय है, संवैधानिक राज्य से अभिप्राय है और अभिजन वर्ग की त्वरित वृद्धि से, लेकिन समानता से नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? क्वेश्चन नंबर 105, प्राकृतिक अधिकारों का प्रमुख प्रबल समर्थक आपका जॉन लॉक है। क्वेश्चन नंबर 106, राज्य संघर्ष संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती हैं? तो बहुलवादी जो विचारधारा है वो तो राज्यों को संघ के रूप में देखते हैं, संघों का संघ देखते हैं, या समुदायों का समुदाय, या संवासों का संवाद। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं? तो सर्वोदय उनकी रचना है। एक तो उनकी रचना सर्वोदय है और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, यानी ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उपयुक्तवाद ये है आपका जर्मी बेंथम से, समाजवाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उदारतावाद आपका टी.एच. ग्रीन और गांधीवाद जिन शाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, देखिए इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109, तानाशाही समर्थन करती है। तो तानाशाही किस चीज़ का समर्थन करती है? सत्ता की केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या अथॉरिटी की समर्थन करती है, यानी सत्ता का केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन भारतीय संविधान निर्माता सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो आप सब जवाहरलाल नेहरू आपके भारतीय संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 11 है 111, रिक्स की राय में नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि का निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? तो विधि के शासन में गिरावट आएगी, रूल ऑफ लॉ में कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 112 है, सुप्रशासन यानी सुशासन में वह राजनीतिक व्यवस्था निहित है जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक तत्व नहीं होगा, यानी सुशासन की निम्न से कौन सी एक विशेषता शामिल नहीं है? तो ये शामिल है स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल है, विधि का शासन शामिल है, धनी और शिक्षित लोगों द्वारा शासन, ये गलत है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, पदसोपान को मापन प्रक्रिया किसने कहा है? तो इस पदसोपान को मापन प्रक्रिया स्केलर प्रोसेस मोने और रेले ने कहा। क्वेश्चन नंबर 114, नीचे दिया कौन सा सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है? तो आपका मानव संबंध सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115, नीचे दिए गए विद्वानों में से कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? तो पॉल एच चैपल भी निजी प्रशासन लोक प्रशासन में अंतर करते हैं, बाकी लोग उसको एक समान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, नए लोक प्रशासन के उद्गमन और समृद्धि में निम्न निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो हनी रिपोर्ट, इसका सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका हनी रिपोर्ट है, फिर उसके बाद आपका सबसे पहले फिलाडेल्फिया सम्मेलन है, फिर उसके बाद हनी रिपोर्ट है, फिर है आपका म्यूनिख कॉन्फ्रेंस 1968 और फिर पब्लिकेशन ऑफ टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1971 में प्रकाशित हुई। इसलिए ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, निम्न सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम आपका क्या है? सबसे पहले कि मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, इससे पहले सबसे पहले इसमें मैक्स वेबर का
नौकरशाही सिद्धांत है, फिर है ह्यूमन रिलेशन एल्टमियो, उनके बाद है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, चौथे नंबर पे होगा ये, और तीसरे नंबर पे होगा डिसीजन मेकिंग। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 118 ये भी मैच करना है। तो आपके जो नियंत्रण का विस्तृत है यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है ग्रेकुनास का है, पद सोपान आपका जीडी मुनि का है, आनुवांशिक सत्ता जो है आपकी हेरिडिटरी अथॉरिटी जो है मैक्स वेबर का है, और संगठन के 14 सिद्धांत आपके हेनरी फ्योल से संबंधित हैं। इसका ऑप्शन दिया है इधर 118, तो 118 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 119 ये भी आपको मैच करना है, कालक्रम बताना है, इसको कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो सबसे पहले हुआ इसमें गांधी जो है सत्याग्रह सभा का गठन पहले नंबर पे है, और जो आपका सांप्रदायिक पंचायत है इसके बाद हुआ 1932 में दूसरे नंबर पे, फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन तीसरे नंबर पे होगा, और चौथे नंबर पर सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120 नीचे दिए कोड का प्रयोग करते समय निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है। तो 120 जो है अनुच्छेद 120 राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग आपका 1953 में हुआ, तो पहले नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद है आपका सरकारिया आयोग 1983 दूसरे नंबर पे, फिर है संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग सन 2000, ये आपका तीसरे नंबर पे है। ज्ञान आयोग आपका लास्ट में आएगा चौथे नंबर पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 इनमें कौन सा जिलाधीश का कार्य प्रकार्य नहीं है। तो जिलाधीश का प्रकार्य आपका कौन सा नहीं है। तकावी ऋणों की वसूली है, भूमि अभिलेख का अनुरक्षण है, राजस्व वसूली भी है, न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई, ये उसका नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 नीचे दिए गए संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो जो आपका अनुच्छेद 148 है, अनुच्छेद 280 है, अनुच्छेद 315 है, अनुच्छेद 324 है। तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये आपका 148 होगा। भारत का निर्वाचन आयोग 324, वित्त आयोग 280 और संघ लोक सेवा आयोग 315। तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 123 फांसीवाद का उदय युद्ध से हुआ है और युद्ध से ही उसका विकास संभव है, यह किसने कहा। एक कथन आपका मुसोलिनी ने कहा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124 हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया। तो लेवियाथन को जलाने वाले आपके क्लेरेंडन थे, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है हॉब्स ने कौन से सिद्धांत का खंडन किया। तो हॉब्स ने दैहिक अधिकार का खंडन किया, ऑप्शन बी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका पीजीटी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट, या आप इसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं या राजनीति शास्त्र बोलते हैं, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था ये, इसको हमने सॉल्व किया। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, अपलोडेड है, आप उसको विजिट करके देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस का यानी पीजीटी परीक्षाएं जो है बेहद नज़दीक है, उसी क्रम में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इस एग्जाम को पास करने के लिए बेहद और बेहद जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप जितना चाहें उतना अधिक सॉल्व कीजिए, तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आपको पेपर का सेट होने का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न है और सिलेबस कहाँ से है, ये सब समझ में आ जाएगा जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए और आगे भी प्रैक्टिस सेट चैनल के द्वारा अपलोड किए जाएंगे, आप उसको भी देखते रहिए। आपकी
परीक्षा में आपको सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।